द्विविमी गति। अगर वस्तु दो अक्ष में गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविमी को परिवर्तन करना। स्थान में क्या करना? परिवर्तन करना। क्या कहलाता है? हमारा गति कहलाता है। हेलो बच्चों, क्या क्लास 11 का चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ने हैं? अब सोच रहे हो क्या ये वीडियो सही रहेगी? क्या एक ही वीडियो से सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा या लोगों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आज का ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आज तक अपने बच्चों के बने हुए हैं आज भी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज आपका ये चैप्टर आपकी स्पीड में कभी भी ब्रेक नहीं लगाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना, अभी आगे मिलेंगे, फटाफट सब देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या बात करते हैं? संदर्भ बिंदु क्या होता है। अब कई सारे बच्चे मोशन को तो जानते हैं, क्योंकि कक्षा 9 में थोड़ा बहुत इंट्रो मिल चुका है कि भाई हम स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, मतलब इस पॉइंट पे पहले हम खड़े थे, अब हम चलकर इस पॉइंट पर आ चुके हैं। पहले कहां खड़े थे? वहां पे मेरा स्थान वहां था, अब कहां पे आ चुके हैं? यहाँ पे। स्थान में क्या किया? परिवर्तन। स्थान में क्या किया? परिवर्तन। स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं, ये तो पता ही है क्योंकि हम इंट्रो तो ले चुके हैं कक्षा 9 में। लेकिन संदर्भ बिंदु की क्या जरूरत पड़ी? यानी जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की गति का हम क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है, उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु के सापेक्ष क्या करते हैं? किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। अब एग्जांपल समझिएगा आप जरा। जैसे आप ट्रेन में कभी ना कभी तो बैठे होंगे स्टेशन में, है ना? कई बार ट्रेन इतनी धीमी स्लोली स्टार्ट हो जाती है या बगल से कोई ट्रेन चल रही होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी ट्रेन चल रही है कि बड़ी ट्रेन चलती है। पर हम फिर कैसे पता करते हैं? फिर हम किसी स्थिर बिंदु के खंबे वगैरह को देखते हैं या फिर स्टेशन की ओर देखते हैं। जो स्टेशन रुका हुआ होता है वो संदर्भ बिंदु का काम करता है। जिस बिंदु की तुलना में हम क्या करते हैं? पता कर पाते हैं हाँ हमारी ट्रेन क्या कर रही है? चल रही है। हमें समझ में आता है कि हाँ अब स्टेशन रुका हुआ है, हमारी ट्रेन क्या कर रही है? आगे नहीं बढ़ रही, वो भी साथ में रुकी हुई है। इसे बोलते हैं संदर्भ बिंदु। यानी कि जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की गति का क्या करते हैं? लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, ट्रेन अचानक से स्टार्ट हो जाए समझ में नहीं आता। या फिर अगर आप सूर्य की बात करें, सूर्य को देखा है आपने, रोज देखते हैं, पर आपने देखा होगा सूर्य भी गति करता है, लेकिन तुम्हें कभी एहसास नहीं होता है। जैसे सबको पता है कि सूर्य के चारों ओर क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य भी पूरे यूनिवर्स में चक्कर लगा रहा है। किस प्रकार से? जैसे देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, सूर्य भी क्या कर रहा है? आगे मोशन करता जा रहा है। लेकिन हमें उसकी गति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पास कोई भी संदर्भ बिंदु नहीं है। पृथ्वी की गति को समझने के लिए हमने संदर्भ बिंदु किसको माना? सूर्य को। लेकिन हमें सूर्य की गति समझने के लिए कोई भी संदर्भ बिंदु प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य गति नहीं करता। लेकिन आप आगे चल के जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सूर्य भी क्या करता है? गति करता है। ठीक, अब बात करते हैं निर्देश फ्रेम की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जिस फ्रेम में वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम। ये अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग जब ट्रेन में बैठे होते हैं, दो व्यक्ति अंदर बैठे हुए, ठीक है, और दो व्यक्ति जो अंदर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति हमारा बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए बी सी। देखो ये जब ए वाला बी वालों को देखेगा तो क्या बैठे हुए हैं? क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, इसके लिए ये रेस्ट में, ये इसके लिए रेस्ट में, ये रुका हुआ है। लेकिन अगर जो ट्रेन के बाहर है उनके लिए तो दोनों क्या है? स्थिति चल रही है इनकी, यानी ट्रेन चल रही है तो अंदर वाले आदमी भी क्या कर रहा है? चल रहा है, मोशन कर रहे हैं साथ में। यानी इसके लिए देखने का नजरिया अलग है, इन दोनों को देखने का नजरिया अलग है। दोनों का फ्रेम क्या है? अलग अलग फ्रेम। समझ रहे हो? ठीक, जिस फ्रेम में कोई वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्देश तल। आए समझ में? लास्ट तक पूरा देखोगे तुम्हें हर एक चीज सारी क्लियर हो जाएगी, समझे? फिर बात करते हैं विरामावस्था की। विरामावस्था क्या आती है? अब देखो मान लो अगर आप एक सेब को ले आए या एक बुक ले आए, ठीक है, एक बुक को टेबल पे रख दिए, अब वो रखी हुई है। ठीक, आप चले गए, कल भी रखी थी, परसों भी रखी थी, तुम्हारे दादाजी आ गए तब भी रखी थी, पूरे पूर्वज चले गए, अगला जन्म हो गया, फिर भी वो क्या रखी हुई है। समय बीतता जा रहा है पर बुक में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। यानी कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उस वस्तु की, ठीक है, क्या उस अवस्था कहलाती है? विरामावस्था कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मेज पर रखी पुस्तक, क्या चीज? अगर आप मेज पर किसी पुस्तक को रखे रहेंगे तो रखी रहेगी, अपने आप मोशन करने वाली नहीं, उसके पास पैर नहीं है। फिर बात करते हैं मेरा गति। गति यानी कि इमोशन, किसकी बात करते हैं? मोशन जानते हो? ठीक, अभी बताया तुमको हमने, क्या बताया? अपने स्थान को परिवर्तन करना। स्थान में क्या करना? परिवर्तन करना। क्या कहलाता है? हमारा गति कहलाता है ना? कभी ना कभी दौड़ते रहते हैं अच्छे। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ हम क्या कर देते हैं? परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं?
गति कहते हैं। एक ही गति भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होती है, मतलब एक ही प्रकार की जो गति है वो अलग अलग दिखाई देती है अलग अलग व्यक्ति को। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल दिया, ट्रेन में बैठे हुए दो व्यक्ति हैं, इसके ए वाले के लिए बी वाला जो है वो अलग तरीके से मोशन कर रहा है, बैठा हुआ है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी वाले के लिए ए वाला भी मान लो मोशन का या नहीं कर रहा, मान लो एक व्यक्ति ट्रेन के सीट में बैठा हुआ है, अंदर एक व्यक्ति ट्रेन में चल रहा है ना, तो उसके लिए ट्रेन के अंदर वाला मोशन अलग तरीके से दिखाई देगा क्योंकि ट्रेन के अंदर चल रहा है, और ट्रेन के बाहर जो व्यक्ति देख रहा है, बाहर से देख रहा है ना, उसके लिए मोशन वो क्या करेगा, अलग तरीके से दिखाई देगा। ठीक, तो अलग अलग व्यक्ति के लिए गति क्या होती है, अलग अलग से प्रतीत होती है, यानी कि जो दिखेगा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो, ठीक, सबके लिए अलग अलग होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी बात को कह रहा है तो वो भी सही हो सकती है, तुम्हारी भी बात सही हो सकती है। तो गति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नंबर 1 की बात करेंगे, एक विमी गति, द्विविमी गति, त्रिविमी गति, यानी कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। अब 1D 2D 3D क्या होता है, देखो ये तो पढ़ी के आए होगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़े हो, नहीं याद आ रहा। अब होता है एक जेड अक्ष, जेड अक्ष का होता है आपका ये बाहर की ओर, तो बाहर की ओर तो हम बना नहीं पाएंगे, तुम बना पाओ तो अपने बना लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जेड अक्ष को ले लेंगे इधर, ये हो गया हमारे पास क्या, जेड अक्ष। ठीक, अब जेड अक्ष क्या होती है, तो तुमने देखा होगा चाइना वगैरह में आजकल के ना जो एड वगैरह चलते थे, बिल्डिंग के बाहर लगता है लोग निकल आ रहे हैं, या फिर आप कभी 3D पिक्चर देखने का चश्मा लगा के जो देखा जाता है, एक चश्मा देते हैं ना नीला या पिंक कलर का होता है लगभग, ठीक, कुछ देखा होगा तो उसमें जो चित्र दिखाई देते रहता है ओरिजिनल चल रहा है सब कुछ, जैसे शेर बाहर निकल के आ जा रहा होगा, तोप का गोला चलेगा तो गोला लगेगा तुम्हारे लग जाएगा, है ना। इस प्रकार के जो सीन दिखाई देते हैं 3D होते हैं, क्योंकि उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और साथ में क्या होता है, जेड अक्ष, तीनों अक्षों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग घर बना हुआ है वो भी 3D में होता है, तभी आप उसके अंदर आप आ रहे हैं। पोस्टर होते हैं जो भी दिखते हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको 2D में दिख रही है, किसमें दिख रही है, 2D में। ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। लेकिन अगर आपसे कहें 3D की बात करेंगे तो 3D क्या होता है हमारे अंदर, जो जिसके अंदर आप जा सकते हैं, कमरे के अंदर आ चुके हैं, ये 3D में कैसे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्षों में। तो अगर कोई वस्तु एक अक्ष में गति करती है, कितने अक्ष में गति करती है, एक अक्ष में गति करती है, उसे क्या बोलते हैं, एक विमी गति। अगर वस्तु 2 अक्ष में गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविमी गति। अगर वस्तु 3 अक्ष में गति करती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिविमी गति कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे भाई, देखो अगर तुम एक्स अक्ष की बात करें, तुम लोग कार है, साइकिल ले लो, कार ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, इत्यादि कुछ भी ले लो। अगर आप सीधी सड़क में चलते चलते चले जा रहे हैं तो हमारी क्या कहलाएगी, एक विमी गति। अगर आप 2 अक्षों में, ऐसा तो है नहीं कि एक एक्स अक्ष में पैर रखो, एक वाई अक्ष में पैर रखो, ऐसे चलना पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा हमें भाई, अगर हम y और x के बीच में गति करें, कहां गति करें, y और x के बीच में, इसे क्या बोलेंगे, 2 अक्षों के बीच में गति। या फिर z और x के बीच में गति करें, है ना, ये भी तो 2 विमी गति हो गई। या फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में गति करें तो भी हमारी 2 विमी गति रहेगी। लेकिन अगर हम कहें त्रिविमी गति, तो वो क्या करेगा, तीनों अक्षों में गति करेगा। क्या करेगा, तीनों अक्षों में गति, उसको बोलेंगे त्रिविमी गति। यानी कि व्यक्ति एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष सब में गति करना। अब एग्जांपल देखो, इस पे सड़क पे चलती हुई कार ले सकते हो, कार सड़क पे चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए व्यक्ति गति, मान लो यहाँ पे खूंटा गाड़ दे, गाय घूमती है, गाय जब घूमेगी तो पहले एक्स और वाई के बीच आएगी, फिर वाई और जेड के बीच आएगी, फिर जेड और वाई के बीच आएगी। इस प्रकार से बीच बीच में आती जा रही है, इसको बोलेंगे वृत्ति गति। ठीक, त्रिविमी गति की बात करें तो त्रिविमी जैसे गैस की अड़ू अगर हम बीच में एकदम खोल दिया जाए गैस का सिलेंडर वगैरह, तो चारों दिशाओं में फैल जाता है ना, पूरी जगहों पे जाता है एक साथ, वो एक्स अक्ष में भी जाएगा, वाई अक्ष में भी जाएगा, जेड अक्ष में भी जाएगा। इसे बोलेंगे त्रिविमी गति। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो एक विमी गति, जब वस्तु एक अक्ष में गति करती है, आपके सामने लिखा हुआ है। 2 द्विविमी गति, जब वस्तु 2 अक्ष में गति करती है। त्रिविमी गति, जब वस्तु 3 अक्ष में गति करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कह रहे हैं दूरी क्या होती है, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि अगर कोई गतिशील वस्तु है, वो अगर क्या करता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, मान लीजिए हमारे पास कोई पथ क्या है, पथ, अब वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से यहां तक जा रहा है, तो जितनी वो लंबाई को कवर करेगा, ठीक है, तय की गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, फॉर्मूला पूछे तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। इतना तो पता ही होगा अदिश सदिश के बारे में। अदिश राशि वे राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत होती है किंतु दिशा की नहीं। सदिश राशि क्या होती है, वे राशियां
जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण, उसमें हम आपको बताएंगे कि सदिश अदिश क्या होता है, उसके कई सारे प्रकार भी होते हैं, कई सारे नियम भी होते हैं, वो हम जानेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ आपकी बात करें, ठीक है, दूरी की समझ में आया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करेंगे, ठीक है। तो वो वैसे 9th में चैप्टर पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं होता कि इसमें केवल थ्योरी 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 पढ़ ले फटाफट, वो तो हम आपको फटाफट पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं कि थ्योरी थ्योरी के पढ़ने से काम चल जाएगा, कॉन्सेप्ट समझो, तो थोड़ी चीजें हैवी करेंगे और चीजों को समझना एकदम डीपली समझोगे, तो जिससे क्या होगा, उसके न्यूमेरिकल आप इतनी इजी लगा लोगे जिससे बच्चे बैठे रहे, एक बार आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। देखिएगा विराम, अब विस्थापन की बात करते हैं। देखो हमने यहां पे पहले खड़े हुए थे, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, अब हम आके यहां खड़े हो गए, ये हमारा क्या आगे अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, याद रहेगा। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन रेलगाड़ी और जो एरोप्लेन होता है, दोनों में कौन सी चीजें है, जैसे मतलब कौन विस्थापन कवर करेगा, कौन दूरी कवर करेगा। तो एक एग्जांपल दे दीजिए, मान लो जैसे कि आप अगर रोड में जा रहे हैं तो एक होता है शॉर्टकट, क्या होता है, सुना ना, शॉर्टकट रास्ता, कुछ लोग बोलते हैं ये इसका यहाँ का शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट मतलब क्या, जैसे मान लो अभी ऐसे गए पहले रास्ते, मान लो ए से पहले गए बी में, फिर बी से गए सी में, तो ऐसे जाओगे रोड तो पहले ए से बी से सी जाना पड़ता है, ये हो गई दूरी, ए से बी से सी। लेकिन अगर आपसे कहा डायरेक्टली चलते हैं तो आप क्या करोगे, ए से सी कहां चले जाओगे, सी पे। इसको बोलेंगे विस्थापन, यानी कि शॉर्टकट, डायरेक्टली जहां पहुंच जाए वो हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे ट्रेन की बात करेंगे, बाय रूट अगर आप यहां से मान लीजिए कानपुर से दिल्ली जाते हैं अगर आप, है ना, तो बाय रूट आप ट्रेन से जाएंगे, तो यानी ट्रेन धीमे 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 चलेगी, उसको 2-4-5-6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे एरोप्लेन क्या करता है, दिल्ली से सीधे मतलब कानपुर से उड़ेगा, सीधे जाके दिल्ली में लैंड करेगा, है ना, क्योंकि वो विस्थापन कवर करता है। क्या करता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सीधे पहुंचता है, सीधे, बीच में कोई रूट ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता नहीं है। यानी जो आपकी ट्रेन है वो दूरी कवर करती है और जो आपका एरोप्लेन है वो विस्थापन कवर करता है। आए समझ में, शॉर्टकट जो होता है वो हमारा विस्थापन होता है, ठीक है। जहां पे विस्थापन निकालने के सवाल में बोले तो एक बिंदु पकड़ लेना, अंतिम बिंदु पे पहुंच जाना, आपका विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। आए समझ में, आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब बात करते हैं दूरी से विस्थापन में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंट होते हैं, तो छोटे में पढ़ के आए हो, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दूरी क्या होती है, परिभाषा पता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। अब देखो, अब समझो समझो समझो, यह एक कौन सी राशि है, अदिश, ये कौन सी राशि, सदिश। सदिश क्यों है, ये अदिश क्यों है, क्योंकि देखो भैया अभी हम आपको पीछे बताए कि अगर हमें दूरी कवर करते तो सीधे सीधे चले जाओ, इधर इधर कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से किधर भी जाओ दूरी दूरी होगी। लेकिन विस्थापन के लिए हमें डायरेक्शन जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर आप बताओ एरोप्लेन से समझो जा रहे हैं हम, अगर दिल्ली हमारा इधर पड़ता है, मान लीजिए हमको इधर जाना चाहिए, लेकिन हम इधर चले जाओ तो क्या पहुंच जाओगे, क्यों नहीं पहुंचोगे, डायरेक्शन अपोजिट कर दी, क्या कर दी, डायरेक्शन, ठीक है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया जो दूरी होती है वो हमारी अदिश राशि होती है और जो विस्थापन होता है वो हमारी सदिश राशि होती है। और दूरी सदैव धनात्मक, चाहे आप इधर जाओ चाहे आप इधर जाओ, किधर भी जाओ, आपकी दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। मतलब अगर आप यहां से दिल्ली गए तो धनात्मक, फिर वापस आ गए तो शून्य हो जाएगा और रास्ते में आते घटता जाएगा ऋणात्मक, और यहाँ पे आके वापस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। जैसे गाड़ी का मीटर देखा है तुमने, एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो पॉजिटिव यानी 1 से 10 20 30 40 50, और जैसे ही आप गाड़ी की स्पीड घटाओगे तो निगेटिव होता जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, ये समझ में, तो आप ये समझ गए ना, फर्स्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, इसलिए डिटेल में समझिएगा, क्योंकि बेटा फर्स्ट इज नॉट लेस्ट ईयर क्लास, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना फर्स्ट इज लेस्ट ईयर, नहीं, फर्स्ट इज अ वेरी हार्ड क्लास, इसको डीपली समझना चाहिए आपको। कोई भी रेस्ट की पोजीशन पे ना रहे, हमेशा क्या करता रहे, मोशन करता रहे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं चाल। चाल यानी स्पीड, भाई ये तो पकड़ के रखनी पड़ेगी, वरना कुछ लोग आगे निकल जाएंगे तो आप कहां नहीं जाओगे, पीछे, है ना। इसलिए हमें क्या पकड़नी पड़ेगी, चाल यानी स्पीड। अब स्पीड होती क्या है, ऊपर बोलेंगे इसको दूरी, नीचे बोलेंगे समय। समय को मान लेते थोड़ी देर के लिए एकांक, क्या मान लेते हैं हम लोग, एकांक। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है हम लोग, चाल में।
एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल, चाल यानी स्पीड कहते हैं। आए समझ में? तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, v से अदिश राशि लिख दी, कोई बात नहीं। आए समझ में? कोई दिक्कत? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब बात करते हैं चाल के प्रकार की। कितने प्रकार की होती है हमारी? दो प्रकार की। एक होता है हमारे पास एक समान चाल, दूसरा होता है हमारे पास असमान चाल। ठीक, अब एक समान चाल क्या होती है और असमान चाल क्या होती है? देखो, अगर हम तुमको एक चीज यहाँ एग्जाम्पल से समझाएं तो समझिएगा। तो वो ये 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, फिर ये 2 सेकंड में 40 मीटर की, फिर ये 3 सेकंड में 60 मीटर की, फिर ये 4 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है। अगर दोनों का डिफरेंट निकालोगे, एक 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 नहीं, मतलब 2 में 1 घटाओ 1 आएगा, 3 में 2 घटाओ 1 आएगा, 4 में 3 घटाओ 1 आएगा। लेकिन यहाँ देखो, 40 में 20 20, 60 में 40 20, 80 में 60 20, सबका डिस्टेंस डिफरेंट कितना आ रहा है? 20 20 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है समय भी समान है, यानी कि समान समय में, और फिर क्या करता है? समान दूरी तय करता है। क्या करता है? समान दूरी तय करता है, बराबर। जैसे आपने देखा वो दो लोग प्रकाश गाड़ी चल रहे थे, एक होती है जो हमारे से मासूम लोग चलाते हैं, मतलब इसे गाड़ी पकड़ ली तो नहीं चलाया जाता, एकदम धीमे धीमे चलते जा रहा। लेकिन अगर आप देखो एक लोग नागिन बनाते एकदम बच्चों, ऐसे गाड़ी एकदम नागिन बनाते, पीछे भरे लपेट के एकदम नहीं, जैसे गुज्जा पीछे मुड़ जाता है तो पहिए के नीचे आ जाता है, कुछ हो जाए पर नागिन बनेगी। लेकिन आप कुछ लोग आराम से चलाते हैं, है ना, चलाते वहां पे चाल कौन सी होती है? समान। और जो लोग नागिन बनाते हैं वो क्या करते हैं? असमान चाल करती है। मतलब समान समय में जो समान दूरी तय करता है उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है उसे एक समान चाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझो, अब वो 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, 2 सेकंड में 50 मीटर जा रही है, फिर 3 सेकंड में 90 मीटर जा रही है, और 4 सेकंड में 110, यानी कि स्पीड में क्या कर रहा है? खींचे जा रहा है, आईने जा रहा है, गाड़ी आईने जा रही है, दबा दे रहा है ना। तो एक चीज समझ में आया कि समय को देखो भाई समान है, वैसे ही तो समान समय में क्या करता है? भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। क्या करता है? भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। देखो, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है उसे असमान चाल कहते हैं। याद रहेगा, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। आया समझ में आता? ठीक, यानी कि एक व्यक्ति बहुत धीमे धीमे चलाता है, जैसे नॉर्मल सा होता है, चला रहे थे। अब बात करते हैं औसत चाल की। तो औसत चाल क्या होती है? चाल की परिभाषा तो बड़ी थी, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो यहाँ पे औसत चाल का फॉर्मूला लगाया, चाल का फॉर्मूले में क्या किया? औसत लगा दिया, दूरी था वहां पे कुल लगाया, समय था कुल लगाया। तो यानी सिंपल सी बात, इस डंडी को पढ़ो अनुपात, सिंपल सी बात, इस डंडी को पढ़ो अनुपात। अनुपात मतलब कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। आए समझ में? ठीक है, गर्मी अधिक पड़ रही है तो बढ़िया आराम से लस्सी पीते रहो, ठंडा ना पियो, वरना सर दर्द होता रहेगा ना। सुना ना, सर दर्द से फटता जाए और वदन कहे आय हाय, आजा प्यारे मोहन हमारे नौरत्न आजमा है। पहले हम ऐड में काम करते हैं। देखिए, तो वेग की बात करते हैं। अब वो हमने चाल समझी, औसत चाल समझी, सारी प्रकार चालों के बारे में, एक समान चाल क्या होती है, असमान क्या चाल होती है, सब जानेंगे। अब बात करते हैं वेग की। अब वेग क्या होता है? देखो, हमें पता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। अब समय को मान लेते हैं फिर से क्या? एकांक। क्या मान लेते हैं? एकांक। तो क्या बोलेंगे? एकांक समय में तय किए गए, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्योंकि यहाँ पे विस्थापन का यूज कर रहा है, विस्थापन हमारा अदिश राशि होती है, इसलिए वेग भी हमारा क्या हो जाएगी? अदिश राशि होगी। आए समझ में? ठीक, चाल और विस्थापन समझे। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो दोनों कोई खास डिफरेंस नहीं, दोनों ही स्पीड के लिए काम कर रही है, मतलब चाल के लिए काम कर रही है। जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर कर लेते हैं, एक्सीलरेट करते हैं तो एक्सीलरेशन होता है वो
और स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका वेग भी बढ़ता है, आपकी चाल भी बढ़ती है। ठीक है, आगे चल के भी एक्सप्लेनेशन करेंगे दोनों क्या डिफरेंट होता है। फिर बात करते हैं औसत वेग की, तो ये हमने वही फॉर्मूला था, विस्थापन बटे समय अंतराल, आगे कुल लगा दिया है ना, आगे कुल लगाओ, इसको अनुपात बोलो। क्या बोलोगे? अनुपात। क्या बोलेंगे? कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। आए समझ में? फिर आगे बात करते हैं तत्कालिक तथा तात्क्षणिक वेग। तत्कालिक का मतलब क्या? देखा होगा जब हम लोग ट्रेन वगैरह बुक करते उसमें तत्काल बुक कराई अभी हम लोगों ने, या फिर वहां पे लिखा होता है इमरजेंसी विंडो, मतलब तत्कालिक विंडो, मतलब तत्काल अगर कोई इमरजेंसी हो आपके घर फट से कूद जाओ आप बच सकते है ना, पहले वाली विंडो मिलनी चाहिए पहली बात तो। ठीक, तत्काल में जो क्षण भर के लिए तुरंत काम करे, जो तुरंत। ठीक है, तो जब किसी गतिशील वस्तु के औसत वेग को सूक्ष्म समय अंतराल के लिए ज्ञात किया जाता है, कम से कम समय के लिए। ठीक है, यानी औसत वेग जो है उसका सूक्ष्म समय अंतराल के लिए अगर हम क्या करते हैं, ज्ञात किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक वेग। क्या बोला जाता है? तत्कालिक। तत्कालिक मतलब लिमिट, है ना, लिमिट टेंस टू क्या रहेगा यहाँ पे? 0 रहेगी, है ना। तो v बराबर यहाँ क्या काम कर रहा था हमारे पास अभी? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। आया समझ में? ठीक है, लिमिट लगाएंगे क्योंकि समय तत्काल की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा औसत वेग को, किसी गतिशील वस्तु के औसत वेग को अगर हम सूक्ष्म समय अंतराल के लिए ज्ञात करते हैं तो उसे तत्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? पढ़ा जाएगा आगे। हमसे क्या कहेगा? आगे कहेगा त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन जो हो रहा है उसकी दर को त्वरण कहते हैं। मतलब इससे देखिए, गाड़ी में आपकी स्पीड है, वेग, यानी आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, तो जैसे आप एक्सीलेटर ले, पहले गाड़ी का जो काटा था वो शुरुआत में कितना था? 0 था। अब जब आपने देखा तो 20 पे आ गया, यानी आपका जो स्पीड है, जो कांटा लगा वो कांटा कहीं नहीं, मतलब ही नहीं पा रहे होंगे, है ना। थोड़ा समझो, जैसे आप एक्सीलेटर लेते हो, आगे एक मीटर लगा होता है गाड़ी में, इसको बोलते हैं ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर जो लगा होता है उसमें आज का तो नंबरिंग वाला आने लगा भैया, डिजिटल हो गया। पहले कांटा चलता था जैसे जो हुआ करता था, है ना, मीटर हुआ करता था, पहले 0 पर रहता था, फिर 20 पे आ जाता है मान लो, फिर आपका 50 पे आ जाता है, तो पहले वेग कितना हुआ? 20 हो गया, अब कितना हो गया? 30 बढ़ गया, है ना। ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर को, दर मतलब जिस समय के साथ बदल रहा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं, या सदिश नहीं होगा, यहाँ सदिश हो जाएगी, ये सदिश राशि है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आए समझ में? अब बात करते हैं नोट की, तो नोट क्या कह रहा है? वस्तु का वेग में वृद्धि होने पर त्वरण को धनात्मक लेते हैं तथा वेग में कमी होने पर त्वरण को क्या करते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। मतलब आप एक्सीलरेटर लेते जा रहे गाड़ी का, जैसे एक्सीलरेटर ले रहे आपकी स्पीड गाड़ी क्या हो रही? बढ़ रही है, बढ़ रही, तो कांटा भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा, आगे की ओर जा रहा है, तो आपका वेग क्या हो रहा है? पॉजिटिव। त्वरण क्या होगा? पॉजिटिव। आपने लगाई ब्रेक, अब ब्रेक लगा दे, कांटा कहाँ आएगा? नीचे आएगा वापस, निगेटिव, है ना, यानी क्या? त्वरण हो जाएगा माइनस का, यानी जब ऊपर बढ़ेगा तो प्लस का, नीचे आएगा तो माइनस का। आया समझ में? आगे बात करते हैं, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग परिवर्तन था हमारे पास, आगे कुल लगा दिया, समय अंतराल था, कुल लगा दिया, इसको पढ़ेंगे अनुपात। क्या पढ़ेंगे? अनुपात। यानी कि जब हम औसत त्वरण की बात करेंगे तो कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को, कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को कहते हैं औसत त्वरण कहते हैं। आया समझ में? तो अब बात करते हैं गति के समीकरण की। तो बेटा, गति के समीकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पार्ट बताएंगे हम आपको। वैसे तो गति के समीकरण 3 होते हैं, बस 3 तरीके से प्रूफ करेंगे। एक होगा गणितीय विधि, एक होगा हमारे पास ग्राफी विधि, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाकलन विधि। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना बेटा, ताकि समाकलन विधि मिस ना हो जाए। 100% पेपर में कई बार आ चुकी, आएगी, हर बार आती, इस बार आपके हाफ ईयरली फाइनल पेपर सब में मिलेगी आपको। ठीक है, चिंता मत करिए। यहाँ पे पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि भाई फॉर्मूले तो हमें आते हैं, लेकिन समस्या है समाकलन विधि सीखने में। कोई बात नहीं, हम आपको एकदम क्लियर तरीके से सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बाकी 2 विधियों की बात में चर्चा करेंगे जो कि सबसे इजी होती है। अच्छा 9 में आप पढ़ भी चुके हैं। चलिए
अब बात करते हैं निगमन की। तो माना कोई एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, जब वस्तु पर बल लगता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, t समय बाद वो s दूरी को तय कर लेता है, उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को मान रखा है, ये प्रारंभिक वेग हमारा u होगा, अंतिम वेग हमारा v होगा, दूरी s होगी, त्वरण a होगा, समय t होगा, ये हमने मान लिया अपनी तरफ, ठीक है, ऐसा वस्तु माना। अब नंबर 1 में बात करते हैं गणितीय विधि से प्रथम समीकरण की स्थापना कीजिए। तो प्रथम समीकरण की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे वेग का, यहाँ पे लगाएंगे त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण बराबर होता है वेग बटे वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है फॉर्मूला। अब ये बताइए त्वरण किससे वैसे करते हैं, ए से। वेग में परिवर्तन, पहले वेग कितना था u, बाद में कितना हो गया v, चेंजमेंट आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या करेंगे v माइनस यू अपॉन में करेंगे समय, यहाँ पे v माइनस यू बराबर आ गया 80, यहाँ से v बराबर ये माइनस हो जाएगा प्लस का u प्लस 80, ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1 आया। इतना इजी है। चलिए दूसरा नंबर की बात करते हैं। अब हम सेकंड नंबर समीकरण की बात करेंगे यहाँ पे गणितीय विधि से। तो अब यहाँ पे दूसरे समीकरण की बात करने से पहले हम यहाँ निकालेंगे कि उसका प्रारंभिक वेग कितना था और अंतिम वेग कितना था, ठीक है। तो अब अगर मान लो तो बोलते आरंभ होने के, आरंभ, ठीक है, होने के 1 सेकेंड बाद वेग, है ना। तो 1 सेकंड बाद v1 बराबर हम करेंगे अगर, तो 1 सेकंड बाद फॉर्मूला करेंगे v बराबर u प्लस 80, 1 सेकंड t बराबर हम रखेंगे 1 सेकंड, तो v1 बराबर आ गया u प्लस a गुणे 1, यानी कि हमारा v1 निकल आया, ठीक। अब 1 सेकंड जब बाद गए तो गति खत्म भी होने वाली होगी, जहां पे गति खत्म होगी वहां 1 सेकंड पहले की बात करेंगे, ठीक है। गति समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले का वेग, है ना। पहले का वेग निकालें तो v2 मान लीजिए। अब खत्म होने वाली, तो यहाँ पे u काम नहीं करेगा, अंतिम वेग काम करेगा लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा v। फिर अब देखो गाड़ी का मीटर देखा होगा तुमने, पहले शुरुआत में गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है प्लस, लास्ट में जाकर तो गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, घट रही होती है, क्योंकि अंतिम में लास्ट में ब्रेक लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लगेगा माइनस होगा त्वरण और a गुणे 1, ठीक है, जगह क्या कर दी हमने 1, फॉर्मूला यही खोला है, ठीक। तो v1 निकाला है, v2 निकाला है। अब यहां से हम क्या करते हैं बेटा, और निकालते हैं औसत वेग। क्या निकालेंगे, औसत वेग। औसत कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या, ठीक है। देखो यहां समझो मेरी बात, तो कुल पदों का योग कितना, तो v1 प्लस v2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो v1 का मान रखिए, यहां से v1 बराबर आ गया u प्लस a, क्योंकि प्लस लगाया, यहां पे करेंगे v माइनस a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे चल रहा है 2, है ना। तो यहाँ पे आ गया u प्लस v बाई 2 आ जाएगा। अभी हमने पिछले समीकरण में, पहला समीकरण क्या बताया, v बराबर u प्लस 80 होता है कि नहीं होता है, तो साइड में हम लिख दिया आपको यहाँ पे ताकि आप पहचान सके, ठीक है। तो v बराबर होता है u प्लस 80, इसको आगे हम यहां रखेंगे, यहां पे आएगा v बराबर मतलब u प्लस 80 बाई 2, तो u कितना हो गया 2u, प्लस में क्या आ जाएगा 80 बाई 2 चल रहा है, ठीक है। दो से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जब इसका डिवाइड करें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस इसके साथ 2 रहेगा, इसको लिख देंगे हाफ 80 आ जाएगा। आए समझ में आता है, हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, है ना। यहाँ पे विस्थापन निकालने, विस्थापन का फॉर्मूला बता दीजिए फटाक से। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय, वेग गुणे समय, वेग मतलब औसत वेग बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, औसत वेग गुणे में क्या रहेगा बेटा, समय, है ना। देखो समझो, विस्थापन हो गया s, विस्थापन क्या हो गया s, और अगर औसत वेग की बात करें तो u प्लस हाफ 80, है ना। और समय की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हमारे पास आ गया s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला सेकंड वाला। देखा कितना इजी है, आए समझ में। थर्ड वाले फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि इससे ज्यादा सरल है, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली विधि को, अगर दूसरी वाली विधि में कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो हम बताएंगे,
फिर भी आप इस बार अब याद कर लीजिएगा ना, बार बार ये मत सोचिए कि अगली बार कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बेटा बाद में कभी समय नहीं आएगा, जो करना है आज अभी पढ़ना है। ओके, कल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ओके, गति की बात करेंगे तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट। तो बेटा अंग्रेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पे हमने किया v बराबर u प्लस 80 करेंगे तो v बराबर u प्लस 80 और लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे आप वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर u प्लस 80 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों का होल स्क्वायर खोल देते हैं ना, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u8t। अब अच्छा तुम ये बताओ जरा, यहाँ वी स्क्वायर यू स्क्वायर चल रहा, यहां से अगर हम 2a कॉमन कर ले, क्या कर ले, तो किया क्यों पहले पहले समझो, 2a हमने कॉमन किया, तो हमारी बात समझ, 2a कॉमन कर लिया तो a बाहर आ गया, पर 2 तो था नहीं इसके पास, 2 तो है ही नहीं, कैसे कर लिया कॉमन। अरे देखो बेटा, जब हमने 2 से निकाला तो 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक a निकला, एक a बचा, t स्क्वायर नहीं समझे ना, देखो फिर समझो। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो जरा, जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल, a का a से गुणा a स्क्वायर t स्क्वायर बना नहीं बना। यानी कि जब गुणे से अगर हम किसी को कॉमन कर रहे हैं लेकिन नहीं है तो भाग कर देते उसी वैल्यू का, अगर भाग से निकालना वो वैल्यू नहीं है तब भी कॉमन कर रहे हैं, जबरदस्ती कॉमन कर रहे हैं तो उसका हम क्या कर देते हैं, अगर भाग से निकालना है तो गुणा करेंगे, गुणा से निकालेंगे तो उसका भाग करेंगे। आए समझ में, सिंपल सा मैथड तरीका लगाना, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ से 2a बाहर आ गया, बचा ut। अगर आपको याद हो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था v बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये बन गया हमारा क्या फॉर्मूला। आए समझ में, से तीसरा समीकरण भी प्रूफ हो गया। अब आ चुके हैं कौन सी विधि है, ग्राफी विधि में। ग्राफी मेथड कैसे पढ़ा जाए, तो बेटा हमने आपको सामने डायग्राम बना रखा है, देखो ये हमारी हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई हमारी वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हमने ले लिया है समय, वाई अक्ष में ले लिया है वेलोसिटी को, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास जो काम करी वो पूरी वी है, कितनी डिस्टेंस मान रखी वी, दिख रही है आपको। तो मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस हमारी यू प्रारंभिक है, यहां से भाई शुरू करेंगे तो ये हमने यू मान, देखो टोटल वी और ये यू, देखो ये वाली हमने यू मानी कि नहीं मानी, इधर वाली इतनी ये वाली। तो भाई ये बताओ बड़ी वाली में छोटी वाली को अगर हम घटा दे, ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, v माइनस यू बचेगी कि नहीं बचेगी, ये बची हमारी कहां तक, इस डी तक। आया समझ में, नीचे वाली टी हमने मानी कितनी समय है, ये भी समय क्योंकि आयत बनना, आयत की आमने सामने की क्या होती है, बराबर होती है। ओके ओके, अब वो शुरू कैसे करना है, तो नंबर 1 पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, किसी बात करेंगे, क्योंकि मैं गति का पहला समीकरण प्रूव कर रहा था, हम त्रिभुज से शुरू करते हैं। अब देखो समझो मेरी बात, मैथ में आपने पढ़ा होगा प्रवणता, पढ़िए नहीं, प्रवणता मतलब होता है, शब्दों में अगर बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल, यानी स्लो। झूला देखा, झूला ऊपर चढ़ते फिसल के नीचे आते, मिक्की माउस वाला देखा है नहीं देखा, यही होती है प्रवणता, ढाल जिससे फिसल के नीचे आ रहा, ठीक, यही निकालनी होती है। प्रवणता का फॉर्मूला होता है प्रवणता बराबर ढाल बराबर tan थीटा, कितना होता है, ढाल बराबर tan थीटा। देखो हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी डी, क्या लिया, ए बी डी, ए बी डी से हम लगाएंगे यहाँ ढाल का फॉर्मूला, ढाल बराबर होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। ढाल का, ढाल यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये ढाल का काम कर रहा है, ढाल यानी त्वरण काम करेगा, क्या काम करेगा ये, त्वरण कैसे काम करेगा भैया, पीछे कक्षनों में थोड़ा सा तो याद होगा, वेग और समय के ग्राफ की मदद से अगर आपको त्वरण निकालना है उसकी ढाल याद करनी पड़ती है, क्या याद करनी पड़ती है, ढाल यानी स्लोप। हमने यहाँ पे इसको मानेंगे ए बराबर लगा दिया tan थीटा, क्या लगा दिया tan थीटा, तो ए बराबर, अब tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया है v माइनस यू, आधार कितना है t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v माइनस यू बराबर 80, यहां से आ गया v बराबर u प्लस 80, ये हमारे पास क्या आ गया समीकरण। तो आया समझ में, कितना छोटा सा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा समीकरण हम यही बता देते हैं, इसी ग्राफ से मदद से निकालेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझो, एक बार जब पहले समीकरण प्रूव करते तो इस त्रिभुज को केवल लेंगे, किसको लेंगे, केवल और केवल इस त्रिभुज को। दूसरे वाले में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इस त्रिभुज को भी उस आयत को भी जोड़ के निकालेंगे, ठीक। और तीसरे वाले में एक साथ पूरा लेंगे, क्या करेंगे, एक साथ पूरा लेंगे। ध्यान से, त्रिभुज को ले चुके, अब दोनों की बात करते हैं। देखो तो क्या करेंगे, दूरी बराबर कॉमा लगाएंगे, दूरी बराबर आयत, दूरी बराबर आयत, आयत कौन सा ले रखे, AODC, आयत AODC,
का क्षेत्रफल, ठीक, प्लस फिर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। बताओ बेटा, बताओ बताओ, दूरी तो ऐसे होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? यू। चौड़ाई कितनी है? टी, है ना। यानी कि क्या करेंगे? यू लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने पहले हिंदी में लिख देता, ठीक है, भूल जाओ घर जाके तो लोग, गजनी तो हुई एकदम। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पता था कि नहीं पता था? ये बताओ। पता था तो बच्चों को बताने के बाद उत्साह आता है, उसके बाद तो तुम ज्ञानी हो, लेकिन बताने से पहले बताया करो ना, ठीक। तो लंबाई गुणे के, लंबाई कितनी है इसकी? यू गुणे चौड़ाई कितनी है? टी दे रखी है, प्लस हाफ गुणे आधार की बात है। इस त्रिभुज का आधार हमारे पास कितना? ये आधार भाई, ये टी, ये भी टी, क्योंकि आयत है, आयत की आमने सामने भुजा क्या होगी? बराबर, तो ये भी क्या हो गया? टी हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया टी गुणे 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 ऊंचाई। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? ये v माइनस यू। क्या हो जाएगा? v माइनस यू, v माइनस यू। आया समझ में? ये हमारे पास चल रहा है यू टी प्लस हाफ टी, चलेगा। अब देखो, इतना तो तुमको पता ही है, हमने पीछे बता रखा है भैया, v माइनस यू बराबर होता है किसके? ए टी के। जो v माइनस यू लिखा हुआ यहां लिख देंगे ए टी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला। आए समझ में? लगाया बस। कौन सा लगाया? एक हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दिया, निकल आया। अब आगे बात करते हैं, कोई बच्चा में ये बताए कि इस पूरे त्रिभुज को या चतुर्भुज बोलो, 4 भुजा बन गई ना, 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे? कमेंट करिए भैया बताने से पहले। तो हमने क्या किया? इस 4 पूरे चतुर्भुज को लेंगे, तो नाम दो पहले भाई, क्या है चतुर्भुज का नाम? तो चतुर्भुज फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चतुर्भुज, ठीक। अब चतुर्भुज में कौन सा लेगा? ए बी सी ओ। क्या लेंगे? चतुर्भुज ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। अब ये चतुर्भुज कौन सा? हम लोगों को बता दें, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। कौन सा है? समलंब चतुर्भुज। आया समझ में? समलंब चतुर्भुज का सूत्र लगाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज का सूत्र हम लोगों को बताते हैं, अगर नहीं आता है तो तुमको तो हमें से कुछ आता ही नहीं, आता तो सबको बहुत। अब देखो, देखिए 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 देखिए, आप समझिए, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का वो फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम तुमसे बात करें तो एस बराबर यहाँ पे आया हाफ समांतर भुजाओं का योग। अब देखो, अगर तुमसे हम बात करें यहाँ पे समांतर भुजा की, देखें देखो, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, दोनों दूसरे समांतर है कि नहीं? अब देखो, इसकी लंबाई हमारे पास यू है, इसकी लंबाई वी है, दोनों का योग कर दो, v प्लस यू कर देंगे गुणे। अब बात करते हैं लंबवत दूरी क्या होती है बेटा? तो लंबवत दूरी की अगर हम बात करेंगे, देखो इन दोनों के जो लंबवत हो, यहाँ पे तो कितना एंगल बनना? 90। यहाँ पे कितना एंगल बनना? 90। 90 90 तो होता है ना, 90 90 यानी लंबवत ही तो हुआ। अब लंबवत यानी कि टी, समय का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे टी, यहाँ पे लंबवत दूरी हो गई हमारी टी, ठीक है। अब हम पीछे फॉर्मूला पाए थे भाई, टी बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में ए, है ना। तो यहाँ पे आगे रख दो, ऐसे बराबर हाफ गुणे v प्लस यू और v माइनस यू अपॉन में था इसका a, ये वाला, इसको भेज दो, तो बटे वाला 2 गुणे बटे वाला a इधर आ जाएगा, तो 2as आ जाएगा। ये आ गया v प्लस यू और v माइनस यू, एक ब्रैकेट में a प्लस यू, एक ब्रैकेट में a माइनस यू। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर चल रहा है 2as। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो s बराबर उधर प्लस का हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये इसका क्या आ गया? फॉर्मूला है। आए समझ में? कोई दिक्कत? फटाक से समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास अब आते हैं समाकलन विधि में, यही तो पढ़ता था, है ना, यही तो बताना था। चलिए सुनिए, अब इसको समझने के लिए, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ लिमिट्स याद रखनी। जैसे अगर हम वेग की लिमिट बताएं, वेग की जो लिमिट होती है वो हमेशा u से v होती है। ये 2-3 बात याद रखनी है,
ठीक है। अगर हम आपसे कहें समय, समय यानी टी की लिमिट, समय की लिमिट हमेशा 0 से टी होती है। कितनी होती है? 0 से टी। अगर आपसे हम दूरी की लिमिट बोले, कितनी बोले? दूरी की, दूरी की हमारी होती है 0 से, 0 से कितनी हो जाएगी? एस, ये लिमिट है। ये बस याद रखिए, सब कुछ हल हो जाए। चलिए चालू किया जाए। बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट। हम क्या जानते हैं हम ये भी आपको, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा का त्वरण का, ए बराबर होता है डीवी अपॉन में dt। पढ़ा है त्वरण बराबर वेग बटे में समय। अब डी क्यों लगाया? हम समाकलन करने जा, क्या करने जा रहे हैं। अब जिनको समाकलन है तो फिर से एक बार सुन लो, समाकलन मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। और ये समाकलन का शब्द कहां से आता है भाई? सम शब्द होता है, सम मतलब ऐड करना। उसका जो एस होता है उसको पकड़ के खींच देते हैं, एस को पकड़ के हमने खींचा तो सम बन गया, ये समाकलन का निशान बन जाएगा। ये किस प्रकार से करते हुए सीखते जाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो अब सुनो। तो वो यहां पे हम इसको इधर भेजते हैं, ए इंटू डी टी बराबर डीवी। अब हम क्या करेंगे? दोनों बच्चों का समाकलन, क्या करेंगे? समाकलन। ठीक बेटा, तो समाकलन का निशान लगाया, ए डी टी बराबर डीवी। अब यहाँ पे साथ जो डी के साथ होता है उसी के साथ सब कुछ होना, बाकी किसी से कुछ नहीं। अभी जो होता है वो होता है मकान मालिक, उसको हमेशा उसी पे जो होगा होगा, बाकी किराया उसको मतलब थोड़ी ना है, कुछ भी हो जाए। तो देखो डी पे ही लिमिट लगेगी, डी का ही समाकलन होगा। तो यहाँ पे अगर तुम बात करो डी टी है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से टी। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेग है तो ये हमारा हो जाएगा कितना? u से v। अभी आपको हमने बताया u से v लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? जो डी के साथ है वो अंदर, बाकी सब बाहर। डी यानी मकान मालिक, किराएदार बाहर, तो मकान मालिक को अंदर रखेंगे, डी हमारा कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। तो यानी कि ए आ गया बाहर और बचा डी टी, ये रहेगा 0 से टी बराबर u। तो भाई ऐसे ही रहेगा कि इसके पास तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? dv और u और v चला जाएगा। अब होगा क्या? समाकलन से ये डी हट जाता है, केवल टी टी बचेगा। ठीक, इधर dv बचेगा केवल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? a बाहर आ गया, t बचा था अंदर, यहाँ पे लगाया लिमिट, क्या हो जाएगा? 0 से t बराबर। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे केवल बचा v और लिमिट लगाया हमने यहाँ पे u से v। अब लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है? अपर माइनस लोअर। अपर कौन ऊपर, लोअर कौन नीचे? लोअर का नीचे, लोअर वाला नीचे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a इंटू अपर माइनस लोअर, यहाँ पे भी अपर माइनस लोअर यानी u आ जाएगा। क्योंकि वो अंदर वाला कहां चला गया भाई? उसकी जगह पे वो आया है। क्या हुआ है? उसकी जगह पे वो हट गया। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अभी कोई टीचर आ जाए, हम हट जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, उसकी जगह पे वो आ गया, वो हट जाता है। ठीक है, अंदर वाला टी हट गया, इसकी जगह पे टी माइनस 0 रख देंगे। यहाँ पे आ गया ए टी बराबर वी माइनस यू, यू इधर आ जाएगा तो वी बराबर यू प्लस ए टी। आया समझ में? कितना सिंपल सा फॉर्मूला, बस छोटा सा प्रूफ आया समझ में? v बराबर यू प्लस ए टी समाकलन विधि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कितनी बार बता चुके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसी का सेकंड वाला समीकरण क्या बताना था हमें? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। चलिए समाकलन विधि से करना है ना, चलिए बिल्कुल 2 सेकंड का काम है, कर दिया जाता है ना। वी नो दैट, वी नो दैट, है ना। अब यहां पे हम लगाएंगे समाकलन का तरीका से। अब करना क्या हमें? तो यहां पे क्या करेंगे? वेग करते, बी बराबर क्या करेंगे? ds अपॉन में dt लगा दिया। यहाँ पे क्यों लगाया ds अपॉन dt? देखो भाई साहब, हमें s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना। यहाँ पे s कहां से आ गया? तो s लेना पड़ेगा ना। s आता है वेग यानी विस्थापन में, विस्थापन यानी कि वेग के समीकरण में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे at भी तो लाना है साथ में, क्या लाना है? v s बराबर ut प्लस हाफ ए टी भी चाहिए। ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? b बराबर फॉर्मूला पड़ रखा है u प्लस ए टी, ये रख दिया जाए यहाँ पे आके, तो u प्लस ए टी बराबर चल रहा ds अपॉन में dt। ठीक, ये बटे वाले dt था भेज दो, तो u प्लस ए टी, ये आ गया हमारे पास gt बराबर क्या चलेगा? ds, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt और प्लस ए टी इंटू dt, है ना, बराबर क्या आएगा? ds। अब ये बना हमारा समीकरण। अब यहाँ क्या करेंगे भैया? दोनों पक्षों का कर दो समाकलन। क्या कर दोगे? तो हम लगाएंगे समाकलन का निशान, तो यहाँ पे आएगा u dt, यहाँ पे लगाएंगे प्लस करके ए टी इंटू डी टी, और यहाँ पे भी करेंगे समाकलन का निशान ds, है ना। देखो यहाँ साथ क्या t है तो t की लिमिट लगाएंगे, यानी कि 0 से क्या हो जाएगा? t। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे t है तो 0 से t। यहाँ पे क्या है? s मतलब दूरी 0 से s,
हो जाएगा। अब देखो जब दो एक जैसे पद आए, जैसे देखो यहाँ पे डी, देखो डी टी है, यहाँ पे बाहर टी है, जब ऐसा हो जाए तो हम शकल मिल जाए, जुड़वा मिल जाए, तो भाई देखो जुड़वा लोग घर में, मतलब वो भी मकान मालिक है, तो भाई वो भी थोड़ा भाई रिश्तेदार होगा, शकल उससे तो मैच करेगी, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक, बाकी वाले किराएदार तो बाहर निकाल, फिर तो उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा बन जाए, इसकी पावर मान लीजिए कितनी ऊपर है, तो अगर की पावर n है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जितनी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, उसी को नीचे लिख देंगे। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन में n+, आया समझ में। ठीक, तो करेंगे क्या, आप समाकलन कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे t की पावर कितनी, 1, तो t की पावर 1, t मतलब n का काम यहाँ पे यही कर रहा है, s का काम कर रहा है t, है ना। तो यहाँ पे 1+1 अपॉन में 1+1 यानी t की पावर 2 अपॉन में 2, ये बन गया हमारा। ठीक, अब इसको आके हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे। तो यहाँ पे पहले बाहर निकालते, जो निकालते t के साथ क्या है, t है, तो t अंदर आएगा, u कहाँ निकलेगा बाहर, क्योंकि u हो गया किराएदार, d हो गया, डी के साथ टी बन जाएगा मकान मालिक, है ना। तो यहाँ पे यू आ गया बाहर, अंदर बच्चा डी टी, तो यहां से आ गया यू। ठीक, प्लस अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा टी इंटू डी टी, यहाँ पे आगे लिमिट लगाएंगे 0 से टी लगेगा, फिर बराबर यहाँ पे हमारा चल रहा है डी एस, यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से, हो जाएगा। अब हम जब समाकलन करेंगे तो देखो डी से समाकलन निशान जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा टी, टी पे लगा देंगे लिमिट 0 से टी। ठीक, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए चल रहा बाहर, अब बचा टी, टी का समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, t²/2, लिमिट लगा दो 0 से कितनी टी, यहाँ पे एस हट जाएगा, डी से एस बचेगा 0 से टी। अब सबकी लिमिट लगा दो, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, है ना। तो अपर यहाँ पे लगाएंगे अपर माइनस लोअर प्लस, ठीक है, लिमिट अप्लाई है, अपर t² प्लस लोअर, तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे, तो वो अगर लिमिट लगी हुई है, लिमिट में पावर भी लगी, तो पावर भी साथ में अप्लाई करेंगे। 2 है, 2 पावर 4 होती है, 4 भी अप्लाई करते हैं, मतलब टी का स्क्वायर किया, फिर नीचे था 0, 0 का स्क्वायर के बाद 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसे लिखा नहीं हमने, बराबर यहाँ अपर माइनस लोअर हो जाएगा। ठीक, अब सबको सही कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 0 हट जाएगा, बराबर सीधा सीधा लिख दीजिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये इसका क्या आ चुका है, फॉर्मूला आया समझ में। ठीक, दूसरा समीकरण, और वो भी किसकी मदद से, समाकलन विधि से, आया समझ में। चला जाए आगे, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आगे हमारे पास क्या है, समाकलन विधि से गति के तीसरे समीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गति के तीसरे समीकरण की। अब तीसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, पहले जैसे निकाला तोड़ का फॉर्मूला लगा के सेम यहाँ भी निकाले। ठीक है, तीसरा समीकरण क्या कहता है हमारे पास, ए पहले यहाँ लिखेंगे वी नो डेट, है ना, वी नो डेट, तो क्या करेंगे, ए बराबर होता है डीवी अपॉन में dt। लेकिन आप हमें ये बताओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी आना चाहिए, यू आना चाहिए, यू आ पाएगा, नहीं आएगा, 2as, as भी तो नहीं आ पाएगा, हम क्या करते हैं, कुछ s लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, तो इसमें क्या कर देते हैं, इसके अंश व हर में, अंश व हर में क्या कर देते हैं, ds का गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ds का गुणा, ए यहाँ पे आगे dv अपॉन में dt बराबर, यहाँ पे भी ds का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ds का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो dv अपॉन में dt ये जो बन जाएगा, ये हमारा बराबर होता है किसके, v के, तो v बराबर आ जाएगा ds अपॉन में dt। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं v के बराबर, a बराबर dv अपॉन में ds, यहाँ पे आ गया v हमारा, क्या आ गया, आया समझ में। अब इस वाले ds को उधर भेज देते, ठीक, यहाँ पे आ गया a ds बराबर dv अंटू यहाँ पे v साथ में आगे लगा देते, ठीक है। अब हम करते हैं दोनों बच्चों का क्या, समाकलन। ठीक, तो जैसे दोनों बच्चों का समाकलन करेंगे तो लिमिट लगेगी जी ए ds बराबर b dv। ठीक, तो लिमिट लगाइए, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 से क्या कर देंगे s, यहाँ पे v की लिमिट है तो u से v चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट करना है, सॉल्व करना है, तो ये भी v है, ये भी v है, v को सॉल्व करने से जब जुड़वा आ गया, जुड़वा ने फॉर्मूला लगाएंगे तो v की पावर यहाँ 1 है, तो v की पावर 1+1 अपॉन में 1+ जितनी पावर थे उसमें एक जोड़ देंगे, उसी को नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे a आ गया बाहर, यहाँ चला गया ds 0 से s, यहाँ पे हमारा v बाहर आएगा, तो u से v और v dv ऐसे लिखा रहेगा। इसका समाकलन करिए तो a इसका हो जाएगा केवल s, लिमिट लगा दी 0 से क्या s, इसका क्या करेंगे तो v² 2 यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम कितनी, u से v, अपर माइनस लोअर, तो a बराबर अपर माइनस लोअर बराबर, बाद में करते बात, ठीक है। तो v
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपर मतलब 2 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे सही करो इसको, तो इसको लिखेंगे 2as। अब ये 2 कहां से आ गया, 2 नहीं इधर भी, ठीक। अब यहाँ बचा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। आया समझ में, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अभी। अब इसके बाद कौन सी हेडिंग आती है भैया, विशेष सेकंड में चली गई दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एक आएगी अभी, जैसे हम ब्रेक लगा देते हैं, कई बार देखा होगा ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्या स्लिप हो जाती है, गाड़ी का थोड़ी सी स्लिप, जैसे ब्रेक लगाया गाड़ी क्या होगी, स्लिप होगी। तो स्लिप होने के बाद कितनी दूरी चलती है ये हमें निकालना है। इसका भी फॉर्मूला होता है भाई, ये भी निकाल ली सर। सोचो जो जो तुम फिजिक्स में कर रहे हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो सब निकालना क्या है, पॉसिबल है। चला जाए आगे, बढ़ा जाए, किसी कोई दिक्कत, ब्रेक क्या हो सकता तो नहीं है भाई, कम 1-1.5 घंटा तो नॉर्मली आदमी बैठ के पढ़ ही सकता है। शुरू किया जाए, चलिए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की हेडिंग है, यानी विशेष सेकंड में चली गई दूरी की बात करेंगे, क्योंकि बेटा ये बहुत बार पेपर में आता, ठीक है। तो किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी। अभी विशेष सेकंड क्या होता है, मान लीजिए हमने टी सेकंड में दूरी चली, फिर टी माइनस 1 सेकंड में चलते हैं, किसका चलेंगे, पहले चलेंगे टी सेकंड के लिए, टी सेकंड मान लीजिए दूरी चली, फिर टी माइनस 1 सेकंड में जब हम दोनों को लेस करके दिखाएंगे तो 1 सेकंड निकल के आएगा, वो 1 सेकंड की हमारा क्या कहलाएगा, विशेष सेकंड में चली गई दूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो किसी गतिशील वस्तु या किसी वस्तु द्वारा टी सेकंड में, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में चली गई दूरी। ओके, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। लेकिन अगर हम टी विशेष सेकंड में चली गई दूरी की बात करेंगे, तो विशेष सेकंड की बात करेंगे, यहां क्या लिखेंगे, टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। अब देखो यहां पे हमने फॉर्मूला खोला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो लेकिन देखो टी माइनस 1 सेकंड में यहां पे क्या करेंगे, समय लेंगे टी माइनस 1 सेकंड, ठीक है। यहां पे जो समय लेंगे वो भी लेंगे टी माइनस 1 सेकंड, करेंगे टी माइनस 1 सेकंड। यहां पे जो समय लेंगे, यहां पे कितना लेंगे, टी माइनस 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से लेंगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा एस टी माइनस एस बराबर आएगा, फिर यू का मल्टीप्लाई करते यू टी और माइनस यू, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ ए का मल्टीप्लाई अंदर कराने से पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है होल स्क्वायर, क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ खोल देंगे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर फिर प्लस 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2at, यहाँ पे टी आ जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हाफ एटी का मल्टीप्लाई करिए, तो एस टी माइनस एस बराबर यू टी माइनस यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ ए, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2 चलता रहेगा, साथ में हाफ ए इंटू टी आ जाएगा यहां तक, ठीक। ये वाला हमारा हो गया समीकरण 1, ये वाला हो गया समीकरण 2। आए समझ में। अब हम करेंगे क्या, अभी बताया विशेष में चलनी दूरी के लिए क्या करना है, दोनों को लेस करना, क्या करना है, समीकरण 1 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। पहले एलएचएस को करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, मान लीजिए 30 सेकंड चली गई दूरी थी, ये तो हो गई एस टी माइनस एस टी। देखो जैसे हम माइनस करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको लिखिए, यहां पे लिखिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सबके चिन्ह बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा यूटी प्लस हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा माइनस का हाफ एटी स्क्वायर माइनस का हाफ ए प्लस का 2 गुणे हाफ ए टी हो जाएगा, ठीक। अब कुछ कटने की तो महक आ रही है, तो यूटी से यूटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर से हाफ एटी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिख लीजिए, एस टी से एस टी क्या हो गया, कैंसिल केवल एस बचा, और यहां पर बचा यू और माइनस का हाफ ए और प्लस का 2 गुणे हाफ एटी आ जाएगा। अब बेटा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, इससे क्या करते हैं, माइनस का हाफ ए कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बराबर यू, और देखो प्लस का हाफ ए लिया हमने कॉमन, अंदर बचा, यहाँ पे देखो बचा 1, तो भी रहेगा माइनस का प्लस का रहेगा 2t, तो प्लस वाला आगे माइनस वाला
पीछे, तो यहाँ पे कर दिया जाए। ठीक, तो एस बराबर यू और यहाँ पे आ गया प्लस का हाफ, ब्रैकेट में आएगा 2t माइनस ए। समझ गए, ये हमारा आ गया विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। ठीक, आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि विशेष स्थितियों की बात करेगा। विशेष स्थिति मतलब क्या हो जाएगी, जो भी समीकरण पढ़े थे हम लोगों ने, v बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तो आपने समीकरण दिया, सुनी रखे पीछे, है ना। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है तो उसके प्रारंभिक वेग कितना होता है, शून्य। ठीक है, पहले समीकरण लिख के दिखाते हैं हम आपको नंबर 1 में, ऐसे थोड़ा सुन लोगे इतनी स्पीड में। v बराबर यू प्लस हाफ एटी, फिर और दूसरा क्या था हमारे पास सेकंड नंबर पे, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा क्या था हमारे पास, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ये v है, बराबर प्लस का 2as, ये होता है फॉर्मूला। अब कह रहा है कि अगर प्रारंभिक वेग शून्य होगा, सवाल है, इस सवाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो अगर हम न्यूमेरिकल सीखना चाहिए ना वाकई में, तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, विरामावस्था की बात करते, जैसे ही विरामावस्था की बात करें तैसे तुम्हें क्या करना है, u बराबर 0 ले लोगे। तो जैसे तुम u बराबर 0 ले लोगे, यहाँ पे करेंगे v बराबर 0 प्लस 80, ये आ गया v बराबर 80 आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, बराबर 0 गुणे t, ठीक, प्लस का हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया s बराबर हाफ 80 स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, अब इधर देखो जरा, यहाँ पे v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 2as, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए, कुछ पॉइंट है ये, बस छोटे छोटे पॉइंट है, न्यूमेरिकल के लिए है। यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ने की बजाय एक समान दर से घट रहा हो, अगर वेग बढ़ने की जगह क्या हो रहा हो, घट रहा हो। अब देखो, वेग अगर घटेगा, अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण प्लस का, अगर वेग घटेगा तो त्वरण माइनस का, होगा कि नहीं होगा, त्वरण काय का लेंगे, माइनस का, ए जो लेंगे काय का लेंगे, माइनस का। जब घटने की बात करेगा तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ, मतलब u, v बराबर u प्लस 80 होता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 है s, लेकिन a माइनस का रहेगा, a काय का रहेगा, माइनस का क्यों रहेगा, क्योंकि त्वरण में कमी आ रही है, क्योंकि वेग में कमी का मतलब है कि त्वरण में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक, यहाँ पे v बराबर u माइनस का 80 हो जाए। ठीक, ये सूत्र है, s बराबर ut माइनस का हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2as, ये हो जाएगा। आया समझ में, आगे सुनो, आगे क्या कह रहा है, यदि वस्तु एक समान वेग के चार्ज चल रही है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। जब वस्तु बोल दे अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में कि एक समान त्वरण से चल रही है, तो जब वो एक समान त्वरण से चलेगी तो उसके वेग में परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण कितना हो जाएगा, 0। इसी वाले फॉर्मूले में रख दिया जाए तो v बराबर यहाँ रखोगे तो u, और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो v बराबर आ गया u के, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 0 गुणा करते 0, यहाँ पे s बराबर आ जाएगा ut, क्योंकि 0 गुणा करते सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे v स्क्वायर बराबर आ जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि इसको गुणा करते ही 0 हो जाएगा। आए समझ में, आगे बढ़ा जाए, आगे समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गुरुत्व के अंतर्गत गति, अगर वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है, मतलब अभी तक आप रोड में गाड़ी लेके चले थे ऐसे, ठीक, अब तुमने उसको एरोप्लेन बना दिया तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। कुछ लोग बना लेते हैं एरोप्लेन, कैसे बनाते हैं, एकदम भयंकर स्पीड चलाओ, डिवाइडर से लड़ जाओ, हाईवे से कूदा दो, तो क्या करेगी, जैसे तुम हाईवे से कूदाओगे तो क्या जाएगी, एरोप्लेन बन जाएगी थोड़ी देर के लिए, के बाद तुम गटर में जाओगे। ठीक, तो अब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो एस की जगह काम करता है एच। पहले तुम दूरी में थे, रोड में चल रहे थे, दूरी काम कर रही थी, डिवाइडर से लड़े, हाईवे से बाहर, अब तुम्हारी ऊंचाई पे आ गए, तुम क्या हो गए, हाइट पे आ गए, एस की जगह एच काम करेगा। अगर यहीं पे ए की जगह जी काम करेगा, क्या काम करेगा, फॉर्मूले फिर क्या बन जाएंगे भाई, वैसे तो फॉर्मूला v बराबर u प्लस 80 होता है, तो यहाँ पे हम s की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ पे s तो है नहीं, यहाँ a है तो एक जगह आ जाएगा g, ये फॉर्मूला काम करेगा। वैसे तो फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ 80 होता है, तो अगर s की जगह अब क्या काम करेगा h, यहाँ पे अगर ut प्लस हाफ a की जगह काम करेगा gt, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे जैसे होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a की जगह हो जाएगा g, और s की जगह हो जाएगा h। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, पढ़ा जाएगा। चलिए सुनिए, आगे क्या कह रहा है कि गति का ग्राफिक विधि निरूपण की बात करते हैं। तो ग्राफिक विधि से किस प्रकार से इसका निरूपण करते हैं, देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको नहीं आएंगे, आप छोटे बच्चे तो अब है नहीं, कक्षा 9 वाले,
जो बच्चे छोटे होते हैं, जो कच्चे में रहते हैं, कक्षा 9 में, वो बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ का निरूपण पढ़ते हैं, चित्र बनाते हैं, जैसे नहीं आता। लेकिन अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल। अब क्या आएंगे, अब हो गए थोड़े से बड़े, है ना। अब न्यूमेरिकल सीखने के लिए एक कंडीशन होती है, तुमको बता देते हैं, सिंपल सी बात, अगर तुम समझ लोगे आराम से पूरे न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर लोगे। सिंपल सी बात, अगर अगर आपको वेग समय ग्राफ दिया गया है, मान लीजिए कि आपको दूरी समय ग्राफ दिया गया, पहले क्या दिया गया, दूरी समय ग्राफ, इसी को बोल देंगे या करके, इसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन समय ग्राफ। ओके, इसी को क्या बोल देंगे, विस्थापन समय ग्राफ। अगर मान लीजिए इससे अगर हमें क्या कह रहा है, दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ से कह रहा है भैया वेग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, वेग बोल सकता है या फिर चाल, पट्टे में नहीं लिख रहा है, ठीक है, मतलब यह है ना, वेग समय ग्राफ या वेग समय का ग्राफ खींचना है, ग्राफ है, वेग का ग्राफ हो जाएगा या चाल का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे हम अगर बात करेंगे यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगर वेग समय ग्राफ दिया उससे कहते त्वरण निकालो, क्या निकालो, त्वरण। तो चाल से भी त्वरण निकल आएगा, वेग से भी त्वरण निकल आएगा, तो करना क्या होगा, अगर आपसे दूरी समय ग्राफ से, विस्थापन समय ग्राफ से वेग या चाल निकालने बोलता है, आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इसकी ढाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ढाल। स्लो ढाल जानते हो, मिट्टी मसाला झूला झूला होगा ना, तो ऊपर चढ़ते फिर फिसल के नीचे आते हैं, आज के शादी वाला तो मिल जाता है, ढाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, उससे ढाल। तो जैसे अगर आपको विस्थापन समय ग्राफ दिया जाए और उससे ढाल निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करोगे, उससे ढाल निकालते अपना वेग निकल आएगा। अगर आपको चाल दूरी समय ग्राफ दिया जाए, उसकी ढाल निकालो, तो आपकी क्या निकल आएगी, चाल निकल आएगी। मान लीजिए कि भैया ये अब हमको दे दिया डायरेक्टली वेग समय ग्राफ दे दिया, क्या दे दिया, वेग समय ग्राफ, तो उससे कह रहे त्वरण निकालो, तो भैया इससे त्वरण निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ढाल निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, ढाल। कंडीशन बोलेगा केवल दो, जो पूछे ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही, वेग निकालो, मतलब विस्थापन से वेग निकालो, दूरी से चाल निकालो, या फिर वेग या चाल से त्वरण निकालो, तो ये निकाल देना। और ज्यादा क्या पूछ सकता है, कहेगा वेग या चाल से ये ज्ञात करो, उल्टा, तो भैया इसका निकाला जाता है फिर क्षेत्रफल, क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल। सिंपल सा फंडा है, सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक, ऐसे निकालो तुरंत आपका ये निकल आएगा, आए समझ में, ठीक। और अगर इसको निकालने के लिए कहते तो भी आपको क्या करना है, क्षेत्रफल उसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखना, वेग चाल ग्राफ से पीछे जाने को कह रहा है, पीछे मतलब दूरी विस्थापन निकालने के लिए कह रहा है, तो उसकी क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वेग विस्थापन, अगर दूरी और विस्थापन ग्राफ से आपको वेग निकालने के बाद उसकी ढाल निकालनी, क्या निकालनी है, ढाल। सिंपल सा मेथड है, अगर दिमाग में इतना इतना से इतना पॉइंट डाल लोगे तो आपको कोई भी ग्राफ में दिक्कत होने वाली नहीं है, ग्राफ बनाना कोई कठिन काम नहीं। और चलो देखते हैं, ठीक, दूरी समय ग्राफ बनाने की बात कर रहा है भाई, देखो हमने एक्स अक्ष में समय ले लिया, क्या ले लिया, समय, वाई अक्ष में ले लिया है दूरी। तो मान लो एक व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, 20 सेकंड में 1 सेकंड में 10 मीटर 20, मान लो कोई व्यक्ति है जो 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है, 3 सेकंड में 30 मीटर जाता है, 40 सेकंड में 40 मीटर जाता है, 60 सेकंड में 60। फिर मैं क्या कहते हैं, सारे पॉइंट को मिला दिया, बन गया ग्राफ, इसको बोलेंगे एक समान ग्राफ। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। फिर पॉइंट नंबर क्या कह रहा है, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, इस पूरे ग्राफ पर कहीं भी दो बिंदुओं को किसी भी दो बिंदुओं को लेकर गतिमान वस्तु की चाल ज्ञात की जा सकती है। प्रत्येक बार ज्ञात की गई चाल समान ही रहेगी, क्योंकि ये एक समान ग्राफ है, क्या है। अब जब ये एक समान ग्राफ है, अगर हम इसका ये निकाल रहे हैं, तो हमने तुमको पहले बता दिया दूरी और ये समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ से अगर चाल निकालनी, उसी का निकाल दो, ढाल निकाल दो। तो मान लो ये वाली अगर हम निकालते हैं फाइनल वाली, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, आधार पता, लंब पता, पाइथागोरस लगाओ, कर्ण निकाल लो, क्या निकाल आएगी, चाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आए समझ में यहां तक। जब वस्तु की गति असमान हो, इस पूरे ग्राफ को कहीं भी दो बिंदु मान लेकर उस समय अंतराल में गतिमान वस्तु की चाल ज्ञात की जा सकती है, प्रत्येक बार अलग अलग होगी, ठीक है। अब अगर असमान चाल है, भैया नागिन बना रहे हो गाड़ी को, क्या बना रहे हो, नागिन। कुछ लोग होते हैं साधारण गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम लोग सीधे साधे एकदम स्ट्रेट फॉर्म में चलेंगे, है ना, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा पीछे वाला, क्योंकि सीधे सरल भाषा में चलना है। लेकिन अगर आप गाड़ी को नागिन बनाने का प्रयास करोगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, है ना, रहेंगे तो मिलेंगे हम, वरना निकल जाओगे तुम तो।
ठीक, प्रत्येक बार अलग अलग चाल निकलेगी। क्या ज्ञात करोगे? अलग अलग। अब अलग अलग कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो तुम 0 से केवल 2 सेकंड तक ज्ञात करना चाहते हो, ये हो गया इसकी आधार, ये हो गया इसका लंब, कण निकल आएगा। मान लो तुम कह रहे हो भैया इसके बीच का निकालो, तो भी हम इसे निकालेंगे, ये इसका आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। मान लो यहां से कह रहे हो यहां तक करेगा, तो भी सेम कंडीशन। अगर विस्थापन समय ग्राफ हो चाहे चाल दूरी समय ग्राफ हो, है ना, दोनों को बस ढाल निकाल देना, चाल और वेग तुम्हारा ऐसे ही निकल आएगा, खुशी खुशी आगे बढ़ा जाए। ठीक, कोई भी चीज खुशी खुशी नहीं होती है। विस्थापन समय ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप? विस्थापन समय ग्राफ। देखो क्या होता है, अब सेम चीज इसमें भी बोलेगा निकालने के लिए, तो सिंपल सी बात है, किसी भी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर विस्थापन मापकर समय का विस्थापन में ग्राफ खींचते हैं तो उसे विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं, और विस्थापन समय ग्राफ से वेग ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? वेग। अब मान लो तुमसे कहते हैं 1 से 10, 0 से 10 सेकंड के बीच में ग्राफ खींचो, मतलब वेग ज्ञात करो, तो भैया हमने ये आधार लिया, ये लंब लिया, ये कण निकाल दिया, आ गया आपका, है ना। देखो ऐसे सेम चीज यहाँ का, ये आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये ज्ञात कर लिए, ढाल, कण निकाल दिया, भैया आ गया आपका वेग, खत्म। ये हमारा स्थिर बिंदु है, यहाँ पे वेग निकलेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉर्म में चल रहा है। जहाँ पे स्ट्रेट होता है वहां वेग नहीं निकलता, वहां का वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, दोनों का डिफरेंट निकाल लो तो 0 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? वेग समय ग्राफ दिया गया भाई, ये क्या दिया गया है? वेग समय ग्राफ। और जगह तो वेग समय ग्राफ क्या करना है? यदि किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर वेग मानकर समय व वेग के बीच खींचा गया ग्राफ, उसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। इससे आप त्वरण नहीं निकाल सकते, इस प्रकार के ग्राफ में त्वरण नहीं निकलेगा। क्यों? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, स्ट्रेट चल रहा है। देखो क्या चल रहा है? स्ट्रेट। अगर ऊपर नीचे ऐसे जाता तो आप निकाल सकते थे, ये स्ट्रेट फॉर्म में। हाँ, इससे विस्थापन निकल आएगा। इसका लंबाई ले लो, इसकी चौड़ाई ले लो, भाई आयत बनना, आयत का क्षेत्रफल निकाल दो, क्षेत्रफल निकालते क्या निकल आएगा? विस्थापन निकल आएगा। क्या निकल आएगा? क्योंकि वेग समय ग्राफ है तो विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। आया समझ में? ठीक, इस प्रकार से नॉर्मली सारे ग्राफों को अगर आप ध्यान से समझेंगे बहुत इजी है। अगर एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग, तो देखो समय ग्राफ से विस्थापन, यदि वस्तु का समांतराल t-2 है तो उसका वेग, अगर मान लो समय की बात करें, डेल्टा टी है हमारे पास, t1 और t2 हो जाएगा, है ना। डेल्टा टी है तो वेग निकालना, मान लीजिए हमारे पास वेग दिया गया है। ठीक, तो अगर मतलब वेग दिया गया, विस्थापन निकालने वाले, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एस बराबर v इंटू डेल्टा टी, यानी कि दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा क्या कर दी? देखो देखो यहाँ का ये समय हो गया, ये लंबाई हो गई, मतलब चौड़ाई हो गई, ये लंबाई ये वेग का काम कर रही है कि नहीं? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल ही तो निकाला है प्रकाश ने। आए समझ में? जो बात बोलते चले आ रहा वही सत्य है। ठीक, अतः आयतन का क्षेत्रफल मापकर वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगर आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते तो यानी उसका वेग विस्थापन निकल आएगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते तो उसका विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो, अब थोड़ा चेंजमेंट वाली बात आ गई। अब एक समान वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ विस्थापन दिया गया है ना। अब एक समान वस्तु वेग आगे बढ़ रही है। हाँ, अगर अब चाहो तो अब आप क्या कर सकते हो? यहां से त्वरण भी ज्ञात कर सकते हो। अगर यहां से यहां तक हम दूरी पता कर लें, मान लो अभी तो इसे दिया गया, नंबर वाइज दिया जाता, अभी पीछे देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 से यहाँ पे भी दिया हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? आधार, लंब और फिर क्या कण निकाल लेना, तो त्वरण निकाल आएगा। देखो क्या कहा गया है, यदि वस्तु का वेग एक निश्चित दर से लगातार बढ़ रहा है तो समय का वेग ग्राफ एक झुकाव होता है। समय वेग ग्राफ क्या होती है? एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होता है। यदि वस्तु का समय अंतराल t2 और t2 है तो उसका वेग हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो भी अगर आप इसका चाहें तो वेग निकाल सकते हैं। ठीक, यहां से भी अगर आप चाहो विस्थापन निकल आएगा। अभी कैसे निकलेगा विस्थापन? भाई वेग समय ग्राफ से विस्थापन तो निकाल ही सकते हैं, इसका आयतन निकाल लो। ठीक, और या इसका भी निकाल लो, दोनों का करते जोड़ दो, या फिर एक काम कर लो, पूरा का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें पूरे का, फिर से एक बार, ठीक है, पहले इसको हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग अलग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जोड़ दो तो पूरा विस्थापन निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप तो एक साथ भी निकाल सकते हो, यहां से यहां तक ये पूरा समलंब चतुर्भुज बनना। कौन समलंब चतुर्भुज बनना? समलंब चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल निकाल दो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी, इससे आप विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक, अभी वेग कब निकालते हैं? वेग से त्वरण कब निकालते हैं? वेग से त्वरण कब निकालते हैं? जब वेग में परिवर्तन होगा, एक समान होगा तो भी आप त्वरण नहीं निकालेंगे, तब भी त्वरण ज्ञात करना नहीं है। ठीक है, और अगर वेग में परिवर्तन होगा
तभी आप त्वरण ज्ञात करेंगे, अर्थात नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना, आप त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें आ रहा परिवर्तन, क्या आ रहा परिवर्तन, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए झुकी हुई सरल रेखा का ढाल ज्ञात करनी, ये जो ढाल है हमारी ये निकालनी है। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया लंब आधार, लंब आधार पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल दिया, तुरंत आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो, भाई ये घट रहा है, अगर ऐसा जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, त्वरण यहाँ पे ऋणात्मक रहेगा, और अगर ऊपर जाता है तो क्या धनात्मक हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु असमान त्वरण से गति कर रही है, इस प्रकार से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, या असमान वेग से गति कर रही है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का वेग पहले निकालो, फिर इतना वेग निकालो, फिर ये वेग निकालो, अलग अलग हमें क्या करने पड़ेंगे, वेग से त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वेग समय ग्राफ से क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से असमान गति के तो पहले यहाँ का निकालना पड़ेगा त्वरण इतने का, फिर इसका त्वरण निकालो, फिर इसका त्वरण निकालो, फिर इसका त्वरण निकालो, इस प्रकार से हमें पूरा वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक, जो प्लस का होगा वो जोड़ देना, जो माइनस का होगा वो घट जाएगा। तो तुम इतना समझ लो, जो पहले हमने बात करी कि भैया कि अगर विस्थापन समय ग्राफ दिया गया सबसे अगर वेग निकालना है तो भाई हमें उसकी ढाल ज्ञात करनी है। अगर विस्थापन समय ग्राफ से हमें त्वरण निकालना है तो उसकी ढाल ज्ञात करनी है। अगर वापस आ रहे हैं तो हमें उससे क्या, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना अगर तुम दिमाग में बसा लोगे, सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ भी कठिन नहीं होगा, सब इजी हल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जो भी अब कठिन लग रहा है कुछ कठिन नहीं होता। वाहन की अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी क्या होती है, कई बार बच्चे बहुत हैवी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, एकदम एकदम अड़ देते कान में उसके पकड़ के ना, हैंडल जो होता है क्या बोलते हैं इसको, एक्सीलेटर, अड़ते चले जाएंगे जब तक वो हाथ में ना आ जाए, है ना। और जैसे एकदम से स्पीड ज्यादा फिर लगाएंगे ब्रेक झम से, तो एकदम गाड़ी फिर नागिन बनते ही थोड़ी थोड़ी स्लिप मारती, इसको बोलते हैं भाई स्लिप, वैली मारते हैं ना, वैली स्लिप बोलते कुछ, वो जो स्लिप मार रहा है, स्लिप। ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जितनी दूरी तय करती है उसे बोलते हैं वाहनों की अवरोधन दूरी। वाहन के ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, अवरोधन दूरी कहते हैं। इसको किससे, डीएस से प्रदर्शित करते हैं, इसे डीएस से प्रदर्शित करते हैं। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पर क्या पढ़ा हम लोगों ने, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। पर यहाँ पे v बराबर लेंगे 0 और s बराबर लेंगे क्या, ds माना भाई, दूरी को ds मानो या x मानो, एक का ही बात है। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, ds मान रखा है, यहाँ पे रखो 0, 0 का स्क्वायर 0, u प्लस प्लस तो होगा नहीं, माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों हो गया भाई, यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ब्रेक लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है, ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद आपका वेग घटेगा, वेग क्या होगा, घटेगा, वेग घटकर कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे त्वरण भी आपका क्या होगा, घटेगा, तो त्वरण घटेगा तो जो a का मान है वो हो जाएगा निगेटिव, ये आ जाएगा माइनस। ठीक, 2ads, इसको 2ads बराबर u स्क्वायर, तो u स्क्वायर तो u बराबर आएगा अंडर रूट में 2ads, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला निकाल लेगा। ठीक है, अगर ब्रेक लगाने के बाद जब दूरी तय करते हैं उसके बारे में बात, वस्तु का मुक्त पतन, यानी कि जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं इसे वस्तु का मुक्त पतन, तो फ्री फ्रीडम, मतलब वहां पे कोई रोकने वाला ना हो। जैसे अभी अगर आप देखो भारी वस्तु को ले लो और एक पन्ना ले लो, तो आपको देख रहा है जब ईटा छोड़ोगे साथ तो पन्ना छोड़ोगे तो क्या होगा, पन्ना ऐसे ऐसे आएगा, आएगा, है ना। लेकिन ये क्या होगा, वस्तु जल्दी तेजी नीचे आएगा, नीचे तेजी से आएगी। लेकिन अगर एक ऐसा कमरा ले लो जिसमें एटमॉस्फेयर जो है, मतलब उसका जो वायु है पूरी खींच ली जाए बाहर, है ना, वायु क्या कर लो, पूरी खींच, निर्वात, अंदर एक भी कण हवा ना होनी चाहिए, है ना। तो वहां पे अगर आप चूहा ले लो और एक हाथी ले लो, दोनों को साथ में छोड़ोगे तो दोनों एकदम धीमे धीमे नीचे आएंगे, जैसे आते हैं साथ में। ऐसा नहीं होगा जैसे सोचो एक पन्ना छोड़ा जाए और एक पेन, ऐसा नहीं होगा, ऐसे आए ये ऐसे ऐसे झंड, दोनों साथ में नीचे, जब हवा को क्या कर लो बाहर खींच, तब। ठीक, एटमॉस्फेयर, तो इसको बोलते हैं मुक्त पतन, यानी वायु के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, मतलब हवा को निकालने के बाद वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु समान गुरुत्वीय त्वरण से गति करती है, तो इसी वस्तु का मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे मुक्त पतन कहा जाता है। ठीक, मुक्त पतन वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है, s बराबर h होता है और त्वरण होता है g होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो v स्क्वायर बराबर होता है, तो इसके फॉर्मूला निकालेंगे तो v बराबर u प्लस at और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, v तो v रहेगा बराबर u का हमारा मान 0 हो गया, a की जगह आ जाएगा g और t,
यहाँ पे आ गया v बराबर GT आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया u आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे आ गया s बराबर हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2GH आ जाएगा। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर 2G आए समझ में। ठीक, ये इसके मुक्त पतंग के फॉर्मूला है। कब होगा मुक्त पतंग, जब वायु को बाहर निकालेंगे। आए समझ में। अगर आपको पूरी क्लास समझ में आई, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल अनफुल फिजिक्स में आए, आपको सभी प्रकार के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।